हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक रियल केस स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि एक 40 साल के व्यक्ति का जो 10 साल पुराना पैनिक डिसऑर्डर किस तरह से ठीक हुआ। पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल है, ये जो रियल स्टोरी है, ये 40 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है, जिनको हर वक्त ये डर लगता रहता था कि सर मुझे कुछ हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, मेरी डेथ हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। हर वक्त ये डर लगता रहता था और इस डर की वजह से मैंने सारी जो चीज़ें हैं वो करना छोड़ दिया। घर पे ही ऑलमोस्ट रहता हूं। कहीं पर भी जाता था तो साथ में एक व्यक्ति को लेके जाता था। ऐसी मेरी स्थिति हो गई। उसके बाद में इन्होंने सीबीटी के ऊपर प्रैक्टिस करना चालू किया। किस तरह से केस को बहुत अच्छे समझना। हुआ क्या था पहले वो समझ लेते हैं कि आज से 10-12 साल पहले सर मैं ऑफिस में जब काम कर रहा था तो काम करने के दरमियान क्या है कि मुझे थोड़ा सा हेडेक हुआ, मेरा सिर थोड़ा सा भारी हुआ। अच्छा, जब सिर भारी हुआ तो मैंने क्या है कि अपना बीपी चेक करवाया। बीपी चेक करवाया तो बीपी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आया। अब बीपी अगर ज़्यादा आया तो जिसने बीपी चेक किया, वो जो बीपी चेक करने वाला, उसने कहा कि भाई साहब आप थोड़ा ध्यान रखो, आपका बीपी ज़्यादा है। तो मैंने उससे पूछा कि बीपी ज़्यादा होने से क्या दिक्कत हो सकती है, कि बीपी ज़्यादा होने से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आप मर सकते हो। अब सर वो जो उसकी बात सुनी, उसकी बात सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। अब मैं अगर ऑफिस में जाता तो ऑफिस में जाने के बाद में मुझे फिर से वही डर सताता, कहीं वापस मुझे ऐसे सिर में भारीपन ना फील हो जाए, और उसके चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती, मेरी धड़कन सी बढ़ जाती, हाथों पाँव में कंपन सा होने लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे मैं ज़मीन पे गिर जाऊंगा। तो मुझे ऑफिस जाने में धीरे धीरे डर लगने लग गया। सर मैं एक्सरसाइज बहुत करता हूँ, जिम जाता हूँ, सब कुछ करता था। अब धीरे धीरे मुझे एक्सरसाइज से डर लगने लग गया कि कहीं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ मुझे कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो धीरे धीरे मैंने क्या है कि वर्क फ्रॉम होम करना चालू कर दिया। अब कहीं पर भी मैं जाता, हमेशा एक व्यक्ति को साथ लेके जाता। मुझे यूं लगता है कि कहीं रास्ते में मुझे कुछ हो गया, कोई दिक्कत हो गया, कोई गड़बड़ हो गया, तो मेरे घर वालों को कैसे पता चलेगा कि मुझे दिक्कत हो गई, तो मुझे अस्पताल कौन लेके जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा एक व्यक्ति को अपने साथ में लेके जाता। हमने अपने घर के जितने भी, मेरे जो भी अकाउंट्स है, मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, उन सब के बारे में मैंने घर वालों को बता दिया। घर वालों के लिए खूब सारी पॉलिसीज भी करवा दी, क्योंकि डर लग रहा था कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो इस डर की वजह से सर जीना बड़ा मुश्किल हो गया। फिर मैंने जो है ये सारी जो तकलीफ हो रही थी, इस सारी तकलीफ के अंदर मैंने सारे टेस्ट करवा लिए, मैंने सारी जांचें करवा ली, मैंने जो हार्ट से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं, और एक बार नहीं सर, हर साल कम से कम 2-2 3-3 बार मैं करवा चुका हूं। और ईसीजी तो मैंने इतनी करवा ली है, यूं समझ लीजिए कि महीने में ही 4-5 हो जाती थी। तो इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस, हर इन्वेस्टिगेशन जो है वो टोटली नॉर्मल आता। तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अब यहां पे प्रैक्टिस किस तरह से हुआ उसको समझना। दोस्तों, अगर हमारी ऐसी स्थिति है जिसके अंदर हमारे टेस्ट है, जो हमारी जांचें हैं, वो अगर टोटल नॉर्मल आती है, अगर जांचें नॉर्मल आती है, तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ना, वो हमारे माइंड से रिलेटेड है, हमारे दिमाग से रिलेटेड है, एंजाइटी हमारे पैनिक के कारण से हो रहा है। अगर जांचों में कोई एबनॉर्मेलिटी आती है, जो आप अपना चेस्ट की जो जांचें करवाते हो, हार्ट की जो जांचें करवाते हो, अगर जांचों में कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो ये कंसिडर किया जाता है कि ठीक है भाई, हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, और वो भी क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जांचें सर टोटली नॉर्मल है। अच्छा, यहां पर एक चीज और कई बार दिक्कत हो जाती है कि कुछ लोगों का जो ईसीजी है वो क्या है कि एबनॉर्मल आ जाता है, और वो जो एबनॉर्मेलिटी है, वो एबनॉर्मेलिटी बेसिकली होती है साइनस टेकिकार्डिया की। साइनस टेकिकार्डिया क्या होता है दोस्तों, जब भी हम एंजाइटी में होते हैं, हम घबराए हुए होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम डर रहे होते हैं, तो उस दरमियान क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी, पैनिक होता है। हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जिसको हम एएनएस बोलते हैं, उसका एबनॉर्मल स्टिमुलेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट है वो तेज गति से पंप करने लग जाती है। अब तेज गति से पंप करता है तो हमारा जो हार्ट रेट है, वो हार्ट रेट हमारा 100 या फिर 110 या 120, 130, 150, वो इस तरह से आगे बढ़ जाता है। अब ये जो बढ़ जाता है, अब जो ईसीजी की मशीन है,
ईसीजी की मशीन के अंदर एल्गोरिदम सेट है कि 90 से अगर कम है तो उसको वो नॉर्मल बोलता है, 90 से ज्यादा है तो उसको एबनॉर्मल बोलता है। तो यहां पर जब भी आप एंजाइटी में होते हो, घबराए हुए तो आप परेशान होते हो और आपकी हार्ट बीट अगर बढ़ती है तो वो मान लीजिए कि 100 आ गई तो भी ईसीजी का मशीन उसको क्या बोल देगा, एबनॉर्मल बोल देगा। जबकि वो जो हार्ट की बीट का बढ़ना है वो किसके कारण से, हमारे एएनएस के एबनॉर्मल स्टिमुलेशन की वजह से, हमारे एंजाइटी के कारण से। वो किसी भी प्रकार की हार्ट की एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये हमारे माइंड के कारण से हमारे हार्ट के अंदर जो मैसेज जा रहा है कि भाई साहब एक खतरे की परिस्थिति पैदा हो रखी है, एक इमरजेंसी सिचुएशंस पैदा हो रखी है, पूरी बॉडी के अंदर खूब एनर्जी की जरूरत है, खूब सारे ब्लड का फ्लो करिए। एंजाइटी पैनिक के अंदर हमारी बॉडी का जो स्थिति होता है वो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स पे होता है, या तो लड़ो या भागने वाली अवस्था में होता है, मतलब एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स स्टार्ट होया हुआ होता है। तो ये जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स है उसके कारण हमारा हार्ट तेज गति से पंप करता है, जिसके कारण हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और जब आप ईसीजी करवाते हो, चूंकि वो 90 से नीचे वाले को नॉर्मल बोलते हैं, तो 90 से ऊपर वाले को क्या बोलता है, एबनॉर्मल, जो कि क्या है, एक प्रकार का साइनस टैकिकार्डिया। ये जो साइनस टैकिकार्डिया है इससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ये टोटली नॉर्मल चीज है, इससे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार जब हम इस पे ये बात कर रहे होते हैं कि भाई अगर आपकी टेस्ट नॉर्मल है तो नॉर्मल, यहां पे सर टेस्ट जो है ईसीजी सर एबनॉर्मल आ गया रहा, ये एबनॉर्मलिटी हार्ट की एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये वाली जो एबनॉर्मलिटी है किसकी है, मशीन की एबनॉर्मलिटी। इसको बहुत अच्छे समझने की जरूरत है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि यहां पर ये जो हो रहा है ये ईसीजी वाला, ये किसके कारण से, हमारा साइनस टैकिकार्डिया। अच्छा, इससे कुछ हो तो नहीं जाएगा, इससे सर कुछ भी नहीं होता। ये जो साइनस टैकिकार्डिया सिंपल एंजाइटी का सिम्टम है। तो सर यहां पे मेरे जो टेस्ट थे, मेरी जो जांचें वो सारी नॉर्मल थी। तो दोस्तों यहां पे स्थिति जब ऐसी होती है कि जिसमें टेस्ट और जांचें सारी नॉर्मल है, तो यहां पर ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किसके कारण से, हमारे माइंड की वजह से, एंजाइटी पैनिक की वजह से है। जब भी हमारा एंजाइटी अचानक बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैनिक बोलते हैं। उसके अंदर हमारा जो एएनएस है वो गड़बड़ पैदा करता है और एएनएस की गड़बड़ी की वजह से ही हमारा जो हार्ट बीट है वो बढ़ता है। तो इन्होंने अपने आप को, ये पूरा का पूरा जो सीबीटी का प्रैक्टिस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। जब भी इनके मन में ये थॉट आता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ खराब हो जाएगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तो उसी समय ये जो थॉट है, इस थॉट को ये अपनी डायरी में लिखते और डायरी में लिखने के बाद में अपने आप से ये सवाल करते कि भाई ये अगर दिमाग में आने वाला थॉट अगर सही है, सत्य है, तो मेरे पास में इसका एविडेंस क्या है, मेरे पास में इसका प्रूफ क्या है। भाई मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल है, मेरी सारी जांचें नॉर्मल है, और पिछले 5-6 सालों के अंदर, 7 सालों के अंदर कितने बार ये टेस्ट करवा चुका हूं, ये सारे के सारे टेस्ट मेरे क्या है, नॉर्मल है। पिछले 10 सालों में इतनी बार जांचें हो चुकी, टोटल नॉर्मल है, किसी भी जांच के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आई। तो फिर दिमाग कहता है कि तुम्हारी ईसीजी में एबनॉर्मलिटी आई ना, तो फिर वहां पे भी ये एक्सप्लेनेशन देते कि भाई ये जो एबनॉर्मलिटी है वो बेसिकली मशीन के कारण से, गड़बड़ी की वजह से है। ये जो हार्ट बीट का बढ़ना, ये एक प्रकार का नॉर्मल एंजाइटी का बिहेवियर है, जिसको हम साइनस टैकिकार्डिया बोलते हैं। तो ये भी अपने आप को वो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फिर दिमाग में प्रश्न आता, अच्छा तो ये जो तुम्हारे चेस्ट के अंदर पेन हो रहा है, ये चेस्ट का पेन तो हार्ट से रिलेटेड है ना, तो यहां पर भी इस थॉट को हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्यूट करना पड़ेगा। जैसा कि इन्होंने प्रैक्टिस किया कि ये अगर चेस्ट का पेन हार्ट का पेन है, इसका मतलब हार्ट में कोई एबनॉर्मलिटी होनी चाहिए, लेकिन हार्ट के जितने भी टेस्ट, हार्ट की जितनी भी जांचें वो सारी की सारी क्या है, मेरी नॉर्मल है। हार्ट के जितने टेस्ट, जांचें सारी नॉर्मल है, इसका मतलब मेरे हार्ट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिमाग कहता कि फिर ये चेस्ट में पेन क्यों हो रहा है अगर हार्ट में दिक्कत नहीं है। अरे भाई चेस्ट में जो पेन हो रहा है उस पेन के 1000 कारण है। ये भी चेस्ट में जो पेन है वो चेस्ट की मसल्स का हो सकता है, चमड़ी का हो सकता है, वो बोन का हो सकता है, वो हमारी बॉडी के अंदर जनरलाइज वीकनेस का हो सकता है, किसी प्रकार के विटामिन की कमी का हो सकता है, या फिर चेस्ट की मसल्स का खिंचाव हो सकता है। जब आपका एएनएस एबनॉर्मल स्टिमुलेट होता है तो ये जो चेस्ट की मसल्स है ये क्या होती है, ये भीतर की तरफ खींचती है, और जब ये भीतर की तरफ खींचती है तो हमारी चेस्ट के अंदर एक टाइटनेस क्रिएट होती है, चेस्ट के अंदर पेन होता है, पिन पॉइंट सा पेन होता है। इवन यहां पीछे की तरफ भी पेन हो सकता है, हाथों के अंदर भी पेन हो सकता है, गर्दन के अंदर भी पेन हो सकता है, सिर के अंदर भी जकड़न हो सकती है, चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। मतलब ये सारे के सारे सिम्टम्स किसकी वजह से आ सकते हैं, जब भी आपका एएनएस एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है। तो ये जो चेस्ट का पेन है बेसिकली, ये किसका पेन है, ये बेसिकली हमारे एंजाइटी के कारण से ये चेस्ट का पेन हो रहा है। तो ये इन्होंने अपने आप को बार बार एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। अब ये तो था कॉग्निशन को करेक्ट करने का पार्ट। दूसरा था दोस्तों जो एक्सपोजर का पार्ट। अगर आप अपने आप को कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं कि भाई मैं टोटली नॉर्मल हूं,
लेकिन अगर आप इस नॉर्मेलिटी के ऊपर एक्शन नहीं लेते, मतलब सीबीटी के अंदर जैसे हमने कॉग्निशन वाले पार्ट पे तो काम किया, हमने सी वाले पार्ट को तो करेक्ट किया कि जब भी हमारे दिमाग में आता है कि कुछ हो जाएगा तो क्यों हो जाएगा, उसका एविडेंस प्रूफ होना चाहिए। लेकिन अब बात आती है बी वाले पार्ट। अगर आप अपने कॉग्निशन को तो सही करते हो, लेकिन अगर आप उसके ऊपर एक्शंस नहीं लेते उस कॉग्निशन के अकॉर्डिंग, तो आपका मन उस बात को स्वीकार नहीं करेगा। मन कब स्वीकार करेगा? जब हम इस कॉग्निशन के अकॉर्डिंग क्या लेंगे? एक्शंस लेंगे। जैसे जब मैं अपने आप को ये एक्सप्लेनेशन देता हूं कि मैं टोटली नॉर्मल हूं, मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मैं टोटली एकदम बढ़िया हूं, तो बढ़िया हूं तो मेरा बिहेवियर भी किसकी तरह से आना चाहिए? मेरा बिहेवियर भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह होना चाहिए, मतलब मेरे एक्सपोजर होने चाहिए। जो मैंने अपने आप को एस्केप करवाना शुरू कर दिया, मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया, मैंने फंक्शंस में जाना छोड़ दिया, मैंने लंबी दूरी की यात्राएं करना छोड़ दिया, मैंने अकेले जाना छोड़ दिया, मैंने जिम करना छोड़ दिया, मैंने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, मैं जो एकदम बेफिक्री से खाना खाता था वो बेफिक्री से खाना खाना छोड़ दिया, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये किसका पार्ट है? ये एस्केपिज्म का पार्ट है। तो इस एस्केपिज्म को ब्रेक करके फिर यहां पर स्टार्ट होता है एक्सपोजर। अच्छा, एक्सपोजर में इन्होंने क्या स्टार्ट किया कि भाई धीरे धीरे इन्होंने ऑफिस जाना स्टार्ट किया, इन्होंने जो अपने आसपास के घरों के जो फंक्शंस है, अपने फैमिली के जो फंक्शंस है, उन फंक्शंस में जाना शुरू किया। फिर वहां से जैसे ये कहीं पर भी जाते थे तो पहले हर एक व्यक्ति को अपने साथ में लेके जाते थे, फिर धीरे धीरे जो व्यक्ति को साथ ले जाने वाला जो बिहेवियर उसको भी हटाया कि नहीं अब मैं अकेले जाऊंगा। पहले घर से कुछ 5-10 किलोमीटर की दूरी पर अकेले गए, फिर 15-20 किलोमीटर की दूरी पर गए, फिर धीरे धीरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग यात्राएं करना शुरू किया। तो धीरे धीरे इनका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हुआ कि भाई मैं अकेले भी जा सकता हूं, मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस भी इन्होंने जाना शुरू कर दिया। एक्सरसाइज को लेकर डर था कि कहीं एक्सरसाइज करूंगा तो हार्ट और ज्यादा खराब तो नहीं हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक्सरसाइज बिंदास होके करिए। जो एक्सरसाइज आप करना चाहते हो दिन के अंदर 1 से 1.5 घंटे की एक्सरसाइज तो मस्ट है। अगर आप एंजाइटी में, तब भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज करना। तो आप चाहे जॉगिंग करिए, आप चाहे स्विमिंग करिए, आप चाहे साइकिलिंग करिए, आप चाहे डांस करिए, आप कुछ भी एक्सरसाइज करिए, लेकिन करिए। तो इन्होंने भी धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर एक्सरसाइज को ऐड ऑन करना स्टार्ट किया, और ये तकरीबन प्रैक्टिस इन्होंने किया 8 से 10 महीने, और 8 से 10 महीने के अंदर इनका जो पैनिक है वो पूरी तरह से क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, ये सेम प्रैक्टिस अगर हम अपनी जिंदगी में करते हैं, हमें किसी भी प्रकार का डर लगता है, किसी भी बात पे हम पैनिक होते हैं कि हमारे साथ में कुछ खराब हो जाएगा, हमारे साथ में कुछ बुरा हो जाएगा, मेरे घर वालों के साथ में कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और इस थॉट के कारण अगर हम भागना शुरू कर देते हैं, ये 2 ही चीजें सबसे बड़ी गलती हैं जिसकी वजह से हर प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर हमें हमारे दिमाग को मजबूत करना है, फौलाद की तरह अगर मजबूत करना है, तो इन दोनों गलतियों को हमें सुधारना पड़ेगा। पहली कि कोई भी चीज अगर हो जाएगी तो क्यों हो जाएगी, उसका मेरे पास में प्रूफ क्या, एविडेंस क्या है। और दूसरा, मैंने इस थॉट के कारण जितने भी चीजों से भागना शुरू कर दिया, मुझे उस भागने को क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। तभी मेरा जो मन है वो निडरता को स्वीकार करेगा, मेरा मन जो है वो डर से बाहर निकलेगा, मेरा जो मन है वो पूरी तरह से शांत होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अपना एंजाइटी, पैनिक, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, OCD, इन सबको पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।